अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका दोस्त हामिद रशीद। तो करते हैं आज का डिस्कशन स्टार्ट। कोलम्बस लॉ। लास्ट वाले क्लास में हमने पढ़ा था चार्ज, व्हाट एक्चुअली इज चार्ज, हाउ इट बॉडी हैव ए न्यूट्रल बॉडी, हाउ एन अनचार्जड बॉडी कैन बी चार्जड, राइट। फिर हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, एडिटिव चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एंड पढ़ा था हमने एडिटिव नेचर, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो आज हम पढ़ते हैं कोलम्बस लॉ। तो कोलम ने दो लॉ दी, कोलम ने एक लॉ दे दिया कि अगर हमारे पास चार्ज Q1 है और हमारे पास चार्ज Q2 है, राइट, बट दे आर पॉइंट चार्ज, राइट। ये जो कोलम्बस लॉ है, ये जो कोलम ने लॉ दे दिया कि उसने बता दिया कि जब इन दो चार्जेस का साइज लेस होगा, विल बी वेरी लेस एज कंपेयर द डिस्टेंस बिटवीन देम। जब द साइज ऑफ दीज चार्जेस विल बी वेरी लेस एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द as compared to the distance between them, as compared to the distance separating them, then इनको हम क्या मान सकते हैं? पॉइंट चार्ज। इनको हम पॉइंट चार्ज मान सकते हैं, इनको हम पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। तो क्या बता दिया कोलम ने बता दिया कि इन दो के बीच में, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि चार्ज वो वाली प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इस पे एक फोर्स फील होता है, जिसकी वजह से ये एक फोर्स क्रिएट करता है, जिसकी वजह से इनमें एक फोर्स फील होता है ड्यू टू अनदर चार्जड बॉडी। और कोलम ने क्या बता दिया कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है दो चार्जों के बीच में, वो तो एक डायरेक्टली इन प्रोडक्ट ऑफ चार्ज पे डिपेंड करेगा, एक तो वो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज पे डिपेंड करेगा, और इनवर्सली वो डिपेंड करेगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस पे, और इनवर्सली वो डिपेंड कर देगा किस पे? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस पे, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इट मीन्स ये जो फोर्स है जो कोलम ने बता दिया वो क्या होगा? K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये रहा किसका? कोलंबस ने ये वाला ला दिया कि जो फोर्स दो चार्जेस के बीच में रहता है वो एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस रहेगा, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। जो उनके बीच में जो डिस्टेंस रहेगी उसके स्क्वायर को वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी। सो दैट्स व्हाट इज कॉल्ड द कोलंबस लॉ charges. What is this K? K is the force. K is what is this K? K is the, so wire K is an arbitrary constant, is an arbitrary constant। क्यों क्या है? K क्या है? is an arbitrary constant। ये arbitrary constant है and is an arbitrary constant, an arbitrary constant and has positive value, और उसका positive value है and has positive value, और उसका जो है positive value है K का, and it has positive value। the choice of K determines the, ये जो है ना ये K, इसका the choice of K determines the size of unit charge, determines the sign of the unit of charge, determines the size of the determines the size of unit of the charge, determines the size of the unit of charge। तो ये जो K है ये डिसाइड करता है यूनिट ऑफ चार्ज को, ये डिसाइड करता है, लेकिन इसका पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए। तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं? यहाँ पे देख लो, ये जो कोलम्बस लॉ मैंने बता दिया इज इक्वल टू K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, where K is a constant, some arbitrary constant, and has इस K का पॉजिटिव वैल्यू, K का where K has positive value, that is ये जो K है, K is equal to 9 into 10 power 9, so this is the value of K। So this is the unit of charge is called the coulomb। so ये जो इस K की वजह से ये जो K का वैल्यू मैंने ले लिया, तो यहाँ से ये जो कोलम, ये जो हमने कोलम्बस लॉ लिख दिया यहाँ पे जो कोलम्बस लॉ लिख दिया और K का वैल्यू लिख दिया 9 into 10 power 9। तो इस तरीके से हम यूनिट ऑफ चार्ज दैट रिजल्ट फ्रॉम दिस चॉइस, सो द यूनिट ऑफ चार्ज फ्रॉम दिस, यूनिट ऑफ चार्ज जो है ना, यूनिट ऑफ चार्ज फ्रॉम दिस, यूनिट ऑफ चार्ज फ्रॉम द यूनिट ऑफ चार्ज फ्रॉम दिस चॉइस, ये जो हमने किस चॉइस जो हमने K का वैल्यू ले लिया 9 into 10 power 9, तो इस हिसाब से ये जो यूनिट ऑफ चार्ज फ्रॉम दिस चॉइस इज कोलम, जो मैंने इससे पहले ही पढ़ा दिया, इज COULOMB इज कोलम, हाँ, which we define putting। तो
अगर मैं अब ये के का वैल्यू कहां पे लिख दूंगा, इन द फर्स्ट, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन लिख दूंगा, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ के, अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ के, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ के, जब मैं के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इक्वेशन में, राइट, जब मैं के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा फर्स्ट इक्वेशन में, putting the value we see substituting the value of k in first equation, in equation first and putting, और हम put कर देंगे and putting q1 is equal to 1 column and q2 is equal to 1 column and r is equal to 1 meter and 1 is equal to r meter. Then let us see what is the result over here. जब मैंने दो चार्जेस को ले लिया, कितना 1 कॉलम ले लिया, Q2 भी 1 कॉलम ले लिया, और इनको कितने डिस्टेंस पे रखा एंड इनको कितने डिस्टेंस पे रखा एंड r इज इक्वल टू 1 मीटर, और इनको रखा कितने डिस्टेंस पे, r इज इक्वल टू 1 मीटर की दूरी पे रखा, तब जाके हम देखते हैं देन फोर्स को देखते हैं कितना आएगा, देन फोर्स इज इक्वल टू 9 into 10 power 9, जैसे कि k का वैल्यू मैं लिख दूंगा यहाँ पे, दिस 9 into q1 कितना है 1 कॉलम, into q2 कितना है 1 कॉलम अपॉन r स्क्वायर, और r कितना है 1 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 9 into 10 power 9 न्यूटन। तो अगर मेरे पास दो चार्जेस होंगे जिनका मैग्नीट्यूड 1 कॉलम है, अगर मैं दो चार्जेस लाऊंगा और उनको 1 मीटर की दूरी पे रखता हूं, राइट, जैसे कि यहाँ पे अगर ये फॉर एग्जाम्पल Q1 है और ये Q2 है, फॉर एग्जाम्पल ये Q1 है और ये Q2 है, तो तब जाके, और अगर मैं इनको 1 मीटर की दूरी पे रखता हूं, तब जाके इनके बीच जो फोर्स होगा वो होगा 9 to 10 power 9 न्यूटन, राइट, ये होगा 9 to 10 पावर, दैट इज 1 कॉलम। तो 1 coulomb वो वाला चार्ज है, so that is 1 coulomb is the charge which when placed at is 1 meter from another charge of the same magnitude in vacuum experience electric force of repulsion of magnitude। तो हम यहाँ से एक कॉलम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, so 1 coulomb is the charge which when placed at a distance of 1 meter from another charge of 1 coulomb, so that but in vacuum that it experiences a force of 9 to 10 power 9 न्यूटन। तो इस तरीके से हम 1 coulomb of charge को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि 1 coulomb is the charge which one placed at a distance of 1 meter from another equal charge, that is whose magnitude is 1 coulomb, then that charge, then there will be the force of repulsion, then the force of repulsion will be between those two charges, that will be how much, 9 to 10 power 9 न्यूटन। तो इस तरीके से हमने 1 coulomb of charge को डिफाइन किया, राइट, वैक्यूम में 1 coulomb is equal to bk to be in a practice in a process the constant k इक्वेशन, ये जो कांस्टेंट के है इक्वेशन में, ये जो कांस्टेंट के है, ये जो इक्वेशन फर्स्ट में कांस्टेंट द कांस्टेंट के, ये जो कांस्टेंट के है द कांस्टेंट के in equation first, the constant k in equation first, the constant k, ये जो इक्वेशन फर्स्ट में कांस्टेंट k है is usually put as ये usually हम किसके पुट is usually put as k equal to 1 upon 4 pi epsilon naught। तो यूजुअली इस k का वैल्यू कितना ले लेते हैं, 1 upon 4 pi epsilon naught। What is this epsilon naught? Epsilon naught is the absolute permittivity of free space, absolute permittivity of free space, absolute permittivity of free space, उसको हम absolute permittivity of free space बोलते हैं, राइट, इसको हम absolute permittivity of free space बोलते हैं, k is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught। so इस तरीके से हम कोलम्बस लॉ क्या लिख सकते हैं, therefore कोलम्बस लॉ कैन बी रिटन एज, therefore कोलम्बस, ये जो कोलम्बस लॉ क्या बन सकता है, therefore कोलम्बस लॉ क्या बनेगा, therefore कोलम्बस लॉ कैन बी रिटन एज, क्या से हम लिख सकते हैं, therefore कोलम्बस लॉ can be written as force is equal to k into q1 q2 upon r square। तो k के बदले में क्या लिख दूंगा मैं, 1 upon 4 pi epsilon naught into q1 q2 upon r square। तो इसको हम बोलते हैं क्या, कोलम्बस लॉ। तो ये रहा कोलम्बस लॉ। तो कोलम्बस लॉ बताता है हमें कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स कितना होगा, वो डिपेंड करता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तब जाके, और वेयर k हैज ए पॉजिटिव वैल्यू एंड द
and the unit of charge is decided, and the unit of charge is decided by this choice of substitution for the k. So मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो वन कॉलम इतना चार्ज है कि जिसको एक वन कॉलम के चार्ज को, जिसको 1 मीटर की दूरी पे दूसरी वन कॉलम चार्ज से रखा जाएगा, तब जाके उनके बीच में एक फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा. दैट फोर्स ऑफ रिपल्शन इज 9 × 10⁹ न्यूटन. सो दैट इज कॉल्ड, और दिस व्हाट इज दिस एप्सिलॉन नॉट. हाँ, where epsilon naught is the absolute permittivity of free space. So epsilon naught is equal to 8.85 into 10 raised power 10 power minus 12 coulomb square, 10 power minus 12 coulomb square Newton per meter square. तो that is epsilon naught, right? That is epsilon naught. तो इसको absolute permittivity of free space है, and इसका value 8 into 8.85 into 10 power minus 12 coulomb square Newton per meter square, right? अब जाके, so that is the simple form of Coulomb's law. Let us now see it is. Let us try to write it in form the. Let's try to write it in form of vector form of the Coulomb's law, right? Vector form of Coulomb's law is maybe. Vector form of Coulomb's law. तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कोलम्बस लॉ. तो यहां पे हम क्या करते हैं, दो चार्ज हम ले लेंगे, उनको चार्ज Q1 ले लेते हैं हम, और चार्ज Q2 लेते हैं, और चार्ज Q1 का पोजीशन वेक्टर हम R1 ले लेंगे, और चार्ज Q2 का पोजीशन वेक्टर हम R2 ले लेते हैं, राइट. तो फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास ये ओरिजिन सिस्टम O है, तो अगर यहाँ पे चार्ज Q1 है, इस पॉइंट पे चार्ज Q1 है, और इस पॉइंट पे चार्ज Q2 है, तो अगर ये ओरिजिन है तो इसका पोजीशन वेक्टर R1 है, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज R2, राइट. इस चार्ज Q1 का पोजीशन वेक्टर R है, और पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2 इज R. तो तब जाके ये डिस्प्लेसमेंट होगा, ये क्या होगा, R1 माइनस R2 या R2 minus R1, that is R2 minus R1. तो that is R1 is the position vector of Q1. जो वेक्टर उसमें है, R1 is the position vector of Q1, R2 is the position vector of POSI, R2 is the position vector of Q2. So R2 is the position vector of Q2, and therefore R1 minus R2 equal to R12. R1 minus R2 is equal to R1 minus R2 is equal to R12 R, and R2 minus R1 is equal to R21 is the displacement vector. Is the displacement vector connecting Q1 and Q2. So ये दो displacement हैं. Thus the 2 points at Q1 Q2 have been numbered 1 and 2. So R21 is equal to R2 minus R1 is equal to R21. So displacement vector. So in the same way, the vector leading from 2 to 1. So the vector leading from, so this is the vector from 1 to 2. So similarly, for example, ये यहाँ जाएगा, तो ये यहाँ फोर्स है ना इन पे, क्योंकि ये दो चार्जेस है, राइट. अगर इसका पॉइंट चार्ज Q1 का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, सॉरी पोजीशन वेक्टर R1 है, और इस पॉइंट चार्ज Q2 का पोजीशन वेक्टर R2 है, तब जाके जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है Q1 और Q2 के बीच में वो R2 माइनस R1 है. तो लेकिन ये Q1 इस Q2 पे एक फोर्स अप्लाई कर देगा बिकॉज कोलम्बस लॉ, और ये Q2 भी इस Q1 पे एक फोर्स अप्लाई कर देगा, राइट, कर देगा. तो ये F21 होगा, तो ये जो होगा ये F21 होगा. F21 is the force applied on the charge Q2. F21 is a force on the Q2 because of Q1. So similarly, F12 is the force. Similarly, F12 is the force applied on charge 1 due to charge 2, right? तो और obviously यहाँ पे होगा ये definitely जो फोर्स ऑफ रिपल्शन इस चार्ज Q1 पे होगा, उतना ही फोर्स इस चार्ज Q2 पे होगा, बट द ओनली डिफरेंस इज दैट इट विल बी अपोजिट. तो इस फोर्स के अपोजिट में ये F12 होगा. दैट मींस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर, ये जो F12 है दैट विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स F21. F12 is equal to minus times F21. I hope you are getting this right. So इसके बाद हम जब ये होगा, the magnitude of the vector R2 are denoted by this, the direction of vector is unit vector. तो we know that, तो अगर R21, if R21
is the displacement vector that is equal to r2 minus r1. So I know that if I have a vector a along x-axis, for example it is ax I cap, so this I cap is the unit vector and ax is the component of the vector a along x-axis, and I cap is the unit vector, that is its magnitude is unity. But the main purpose of the unit vector, जैसे कि हम जानते हैं यूनिट वेक्टर क्या दिखाता है, इट ओनली जस्ट इट गिव्स द डायरेक्शन, राइट। तो इसका मतलब हुआ अगर यहाँ पे मैंने ax I लिख दिया, राइट, अगर मैंने यहाँ पे ax I लिख दिया, it means I cap is equal to a vector upon magnitude of a, right, upon magnitude of a। तो सिमिलरली यहाँ पे मैं लिख दूंगा, सिमिलरली यहाँ पे मैं लिख दूंगा ये जो r21 कैप होगा, ये जो r21 कैप दैट इज इक्वल टू r21 वेक्टर upon magnitude of r21, upon magnitude of r21, that is r21 vector is r21, that is equal to this, right, r21 upon r21, right। So Columbus law, so therefore I can write here Columbus law, यहाँ पे मैं Columbus law वेक्टर फॉर्म में कैसे मैं लिख सकता हूँ, therefore F21 that is F21 is equal to ये जो चार्ज Q2 पे, राइट, ये जो F21 लिख दिया मैंने, अब मुझे कोलम्बस लॉ लिखना है वेक्टर फॉर्म में। F21 इज द फोर्स ऑन द चार्ज Q2, इस चार्ज Q2 पे जो फोर्स लग रहा है किसकी वजह से, चार्ज Q1 की वजह से, उसको मैं लिखता हूं यहाँ पे, कैसे लिखता हूं मैं उसको देख लो, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूं Q1 Q2 अपन Q1 Q2 अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, तो डिस्टेंस कितनी है इनके बीच में, दैट इज r21 1 अपन r21, तो r21 कितना है, r21 कितना है यहाँ पे, r21 इज r2 माइनस r1, दैट इज Q1 Q2 r21 स्क्वायर है अपन 1 अपन r21 ऑफ स्क्वायर, राइट, r21 स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर क्या है, इनटू r21, यूनिट वेक्टर r21, राइट, इनटू यूनिट वेक्टर r21। तो ये है वेक्टर फॉर्म, राइट, r21 square। I hope you are getting my point, right? तो r21 by r21 का square, so this is the vector form of the Columbus। What is r21? r21 is the vector connecting charge Q1 and charge 2, that is the r21 is the displacement vector from, r21 is the displacement vector from leading from 1 to 2, so the vector leading from 1 to 2, the vector leading from charge 1 to charge 2 is given by r21 and r21 is the distance between them, so this is the vector form of the Columbus law। so तो इसके बाद हम देखते हैं इसके कुछ पॉइंट्स हैं, इस कोलम्बस लॉ के पॉइंट्स हैं कुछ, ये कब वैलिड होगा, सम रिमार्क्स ऑफ इक्वेशन का पॉइंट 1.3, इसके कुछ रिमार्क्स हम लिखते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट हम लिखते हैं यहाँ पे, इट्स द वेक्टर फॉर्म, सम रिमार्क्स, यहाँ पे सम रिमार्क्स लिखते हैं हम सम रिमार्क्स ऑफ द रिमार्क्स ऑन इक्वेशन, remarks on equation first। इस इक्वेशन पे हम कुछ रिमार्क्स लिखते हैं, हम इक्वेशन पे। तो व्हाट आर दोज रिमार्क्स, इज वैलिड फॉर एनी साइन, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट इज वैलिड, इट्स वैलिड, ए वैलिड है फॉर एनी साइन ऑफ Q1, फॉर एनी साइन ऑफ Q1 एंड Q2। तो what I mean by is that is valid for any whether positive or negative। तो ये जो मैंने कोलम्बस लॉ लिया, ये जो मैंने कोलम्बस लॉ लिख दिया वेक्टर फॉर्म में, ये जो मैंने कोलम्बस लॉ लिख दिया, तो इट मींस ये वैलिड है फॉर एनी चार्ज ऑफ Q1 एंड Q2, चाहे Q1 एंड Q2 अपोजिट चार्जेस है, चाहे Q1 पॉजिटिव है, चाहे Q2 नेगेटिव है, तब भी ये वैलिड है, चाहे Q1 भी नेगेटिव है, चाहे Q2 भी नेगेटिव है, तब भी वैलिड है। लेकिन डिफरेंस इतनी है, उस समय फोर्स होगा फोर्स ऑफ रिपल्शन, चाहे Q1 भी पॉजिटिव है, Q2 भी पॉजिटिव है, तो इट मींस उस समय फोर्स रिपल्सिव होगा, चाहे Q2 पॉजिटिव है, Q1 नेगेटिव है, तो उस समय फोर्स अट्रैक्टिव है। द ओनली पॉइंट आई वांट टू से यू दैट इट्स ऑलवेज वैलिड, राइट, इट्स ऑलवेज वैलिड। इसके बाद है पॉजिटिव नेगेटिव, इफ यू आर द सेम साइन इधर बोथ पॉजिटिव, देन same sign will, then F21 is along R21, so F21 जो है ये F21 is along
R2, F21 is along R21. ये जो फोर्स है ना F21, it is along R21. तो जो मैंने बताया था, अगर ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है, राइट, तो ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे, ये R1 है, ये R2 है, तो ये अगर F21 है, this force is along, ये this force is along R21, right, R21. ये फोर्स इस डायरेक्शन में है, that's what this force is along R21. The force is along R21. Force is along R21. Force is along R21. So ये फोर्स जो है लग रहा है म्यूचुअली रिपल्सिव फोर्स जो लग रहा है चार्ज Q2 पे, जो फोर्स लग रहा है चार्ज Q1 की वजह से, that is along R21. R21 means it is from charge 1 to charge 2. So it is from charge 1 to charge 2. फिर से मैं एक बार दिखाता हूँ, ये है, ये R1 है, ये R2 है, तो ये जो है ये फोर्स F21 है ना, ये Q1 है, ये Q21 है, तो ये जो फोर्स है चार्ज 2 पे, it is from charge 1 to charge 2. That's what I am trying to say. It is from charge 1 to charge 2. That's force 2-1, right? The force is along R2-1, along R2, which denotes repulsion as it should be for like charge. If Q1 Q2 opposite sign. Now, अगर ये if Q1 Q, अगर ये opposite sign है, if Q1 and Q2 are opposite sign, if Q1 and Q2 are opposite sign, अगर for example Q1 positive है और Q1 नेगेटिव है, फॉर एग्जाम्पल अगर Q1 एंड Q2 अपोजिट साइन्स है, अगर चार्ज Q1 पॉजिटिव है और चार्ज Q2 नेगेटिव है, तब जाके क्या होगा, देन F21 इज अलोंग माइनस R21. तब जाके ये जो F21 है ना, ये F21 होगा माइनस अलोंग, देन ये जो फोर्स होगा, देन F21 इज अलोंग, ये किसके अलोंग है, इज अलोंग माइनस टाइम्स R21 का कैप, ये अलोंग माइनस R21 का कैप होगा. दैट मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, माइनस R21 कैप, दैट मीन्स अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, तब जाके ये फोर्स क्या होगा, इस साइड होगा, राइट, ये इसकी डायरेक्शन में होगा. अगर ये सेम चार्जेस है, राइट, अगर चार्ज Q1 एंड चार्ज Q2 पहले सेम होंगे, राइट, ऑफ द सेम साइड, तब जाके ये जो फोर्स होगा इस Q2 पे जो चार्ज फोर्स होगा वो होगा इस डायरेक्शन में. दैट मीन्स R21 का कैप इस डायरेक्शन में. अगर अब ये चार्ज Q1 एंड चार्ज Q2 अब सेम साइज है, दैट मीन्स देयर इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन. सॉरी, अब ये अपोजिट है, पहले वाले केस में हमने पढ़ा, अगर वो सेम है, अगर वो सेम अपोजिट साइड, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इट मीन्स इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगी, तो चार्ज विल बी अलोंग माइनस R21. तो सॉरी, फोर्स विल बी इसकी डायरेक्शन, ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा, उस समय फोर्स इस डायरेक्शन में होगा. लेकिन इससे पहले जब चार्जेस सेम थे, फॉर एग्जांपल जब चार्जेस ये भी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था, और ये भी नेगेटिव था, ये भी नेगेटिव था, तब फोर्स इस डायरेक्शन में था. अब अगर ये वाला चार्ज पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, या ये नेगेटिव है या पॉजिटिव, आई मीन अगर दो चार्जेस अपोजिट साइन है, तब जाके ये जो फोर्स होगा एक दूसरे वो इस डायरेक्शन में होगा. वही तो मैंने लिख दिया along minus R21, which is minus R21 cap is equal to R12. तो R12 इस डायरेक्शन में होगा, R1 which is equal to R12. हाँ, not we have separate equation for this. So the force F12 on charge Q12, तो force F12 जो है, ये जो फोर्स F12 जो है, the force F12 जो on charge Q1, on charge, ये जो फोर्स F12 on, तो फोर्स F12 is वो on charge Q1 due to Q2. The force F12 on charge Q1 due to Q2 is obtained from equation 1-3 by simply interchanging 1 and 2. तो ऐसे ही इस वाले चार्ज Q1 पे जो फोर्स लगता है चार्ज Q2 की वजह से, वो सिंपली क्या होगा, ऑन चार्ज Q2 is obtained by simply interchanging 1 and 2. That is given by Q1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R12 square into R1 of 2 cap. So तो जो इस चार्ज Q1 पे ये जो है ना, ये चार्ज Q, तो ये जो चार्ज Q1 पे फोर्स लगता है इस चार्ज Q2 की वजह से, तो वो कितना होगा, वो होगा फोर्स F12 इज द चार्ज जो फोर्स Q1 पे लगता है चार्ज Q2 की वजह से, दैट इज F12 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर का कैप, दैट इज R12 का कैप.
R12 का कैप। यहाँ से मैं फिर एक बनाता हूँ और एक, फॉर एग्जाम्पल ये Q1 है, ये Q2 है, तो यहाँ पे ये ओरिजिन है, राइट, ये यहाँ पे ओरिजिन है, राइट, ये यहाँ पे ओरिजिन है। अब जाके इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हाँ ये फोर्स जो है, ये फोर्स F12 जो है, ये फोर्स F12 जो है, ये चार्ज Q1 पे है चार्ज Q2 की वजह से, और ये जो फोर्स F21 है, ये फोर्स Q2 पे है चार्ज 1 की वजह से, और ये इसका पोजीशन वेक्टर R1 है, इसका पोजीशन R2 है, तो यहाँ पे जो है ये है R21 का कैप, राइट, यहाँ पे जो है ये R12 का कैप। तो इट मीन जो F12 है, फोर्स F12 वो वाला फोर्स है जो चार्ज Q1 पे लगता है चार्ज Q2 की वजह से, और F21 वो वाला फोर्स है जो चार्ज Q2 पे लगता है चार्ज Q1 की वजह से। तो इट मींस दिस, सो इट इज दैट इज F12 जो है, F12 इसका तो माइनस टाइम इज F21। अगर हम F21 क्या है, Q1 R21 अपन R21 स्क्वायर, वहां पे R21 है, यहाँ पे R21 है, R12 स्क्वायर है, राइट, R12 स्क्वायर, तो वहां पे R21 स्क्वायर है, यहाँ पे R21 स्क्वायर है, R21, तो यहाँ पे R12 स्क्वायर है, R12 का कैप। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव कैसे आ गया, बिकॉज दिस R12 जो है, R12 है माइनस टाइम R21, तो दैट मीन्स इसका नेगेटिव लगा के हमने यहाँ पे माइनस टाइम, तो जितना फोर्स इस चार्ज Q1 पे लगता है चार्ज Q2 की वजह से, तो उतना ही लगता है चार्ज Q2 पे, उतना ही फोर्स लगता है चार्ज Q1 की वजह से, बट इट इज सिंपली अपोजिट, राइट। कोलम्बस लॉ गिव्स फोर्स बिटवीन टू क्या होंगे वैक्यूम। तो ये जो कोलम्बस लॉ है ना, ये फोर्स देता है दो चार्जेस के बीच में व्हेन द चार्जेस आर प्लेस्ड इन वैक्यूम, जब वो वैक्यूम में रखते हैं। वैक्यूम मतलब देयर इज नो एयर, वहां एयर भी नहीं होता है, राइट, उसको बोलते हैं वैक्यूम। तो वहां पे जब जो चार्जेस रखे जाते हैं तो कोलम्बस लॉ उनके लिए फोर्स देता है, राइट। अगर आप अगर अब ये चार्ज किसी मैटर में रखा जाएगा, अगर ये चार्ज जो है, अगर ये चार्ज Q1 और ये Q2 किसी और मीडियम में रखे जाएंगे, फॉर एग्जांपल किसी और मीडियम में, फॉर एग्जांपल एयर में रखे जाएंगे, वाटर में रखे जाएंगे, तो तब जाके क्या हो सकता है, द सिचुएशन गेट्स कम्प्लीकेटेड टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज। तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, क्योंकि उसकी वजह से क्या हो सकता है, थोड़ा बहुत इसमें कॉम्प्लिकेशन आएगी। क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल इसको किसी मैटर में रखा जाएगा, तो उस मैटर में कुछ चार्जेड पार्टिकल्स होंगे, उन चार्जेड पार्टिकल की वजह से और फोर्स हो जाएगा, राइट। तो दैट्स व्हाई ये कॉलम ने जो ला दी है, ये सिंपली कहां किसके लिए दी है, जो वैक्यूम में रखते हैं, क्योंकि वैक्यूम में और कोई चार्ज पार्टिकल्स होते ही नहीं है। सो वी शैल कंसीडर एस्ट्रोजन मैटर नेक्स्ट। तो वो वाला कॉन्सेप्ट जब चार्जेस को किसी और मैटर में रखते हैं, राइट, तो उस वो जो दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। आई होप दैट इज ऑल फॉर टुडे। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका दोस्त आमिर भट्ट। तो करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट, कोलम्बस लॉ। एक्चुअली कल हमने कोलम्बस लॉ किया, तो थोड़ा बहुत इसमें रह गया था, तो टुडे वी विल कंप्लीट दैट। तो कल हमने क्या बोला था कि अगर एक चार्ज है Q1 और अगर चार्ज Q2 है और अगर डिस्टेंस R पे है, तब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या दिया था कोलम्बस लॉ ने। कोलम ने बोला था कि इनके दरमियान जो फोर्स होगा वो होगा Q1 Q2 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर। तो ये फोर्स था बिटवीन Q1 एंड Q2 when the charges are point charges and when they are placed in the vacuum, तब जाके ये फोर्स वैलिड है, तब जाके ये कोलम्बस लॉ वैलिड है। लेकिन हाँ, उसके बाद हमने ये बोला था कि एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ऐसा हो सकता है कि अगर इफ दीज टू चार्जेस आर प्लेस्ड, फॉर एग्जांपल अगर इन दो चार्जेस को प्लेस किया जाएगा किसमें, अगर इन दो चार्जेस को भी प्लेस किया जाएगा इन सम अदर मीडियम, सो फॉर एग्जांपल इफ दीज टू चार्जेस, इफ दीज और इट इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो ये के टाइम्स Q1 Q2 इफ दी चार्ज, तो ये कहां पे है, जब चार्जेस आर प्लेस्ड इन द वैक्यूम। नो, अगर इफ दी चार्जेस आर अगर ये चार्जेस इफ दी चार्जेस आर प्लेस्ड, अगर दी चार्जेस प्लेस्ड, इफ दी चार्जेस आर प्लेस्ड इन सम अदर मीडियम, इन सम अदर मीडियम, अगर ये चार्जेस किसी और मीडियम में रखे जाएंगे, तब जाके क्या हो सकता है, इन सम अदर मीडियम, देन ये जो फोर्स है, देन फोर्स विल बी, देन दिस फोर्स F डैश विल बी K डैश इनटू
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तब जाके ये फोर्स होगा इनके बीच में Q1 Q2 अपॉन के प्राइम Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, राइट। सो वह के प्राइम, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो के था, यहाँ पे जब चार्जेस को प्लेस किया गया था वैक्यूम में, तब के क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नो, अगर इन चार्ज को प्लेस किया जाएगा सम अदर मीडियम में एक्सेप्ट वैक्यूम में, तब जाके फोर्स क्या होगा के प्राइम इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। वायर के प्राइम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो यहाँ पे ये जो एप्सिलॉन नॉट है दैट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, लेकिन वायर ये जो ये एप्सिलॉन है दिस इज द परमिटिव, दैट इज द रिलेटिव परमिटिविटी, दैट इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। के प्राइम इज रिलेटिविटी ऑफ द permittivity of the absolute electrical permittivity, that is called the absolute, where epsilon is absolute permittivity, PERMITTIV, absolute permittivity of medium। तो इसको बोलते हैं absolute permittivity of medium, मीडियम की absolute permittivity। So it means that is f prime is equal to k prime is 1/4 pi epsilon in Q1 Q2 upon r square। So that's the Columbus law, that's the force of attraction between the two charges, between the 2 point charges Q1 Q2 when they are separated in a medium, right, by the distance r। If we will do then no, the f is, then the ratio is known as related electrical permittivity। For example, wire, we can say this wire epsilon is equal to epsilon, where epsilon is equal to epsilon naught epsilon r, where epsilon naught is the absolute permittivity of the free space and epsilon r is the epsilon the relative permittivity of the free space। So it means that epsilon is equal to, that is, और हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इज वेयर ER is the relative permittivity is known as relative electrical permittivity of the medium। ER is equal to epsilon upon epsilon naught। So this epsilon R is relative, this is epsilon relative electrical permittivity, relative electrical permittivity। So that is relative electrical permittivity of the medium, relative electric permittivity of the medium, relative electric permittivity of the medium। तो क्या लिखा मैंने यहाँ पे, जब दो चार्जेस को प्लेस हम करते हैं किसमें, जब हम जो चार्ज को प्लेस कर देंगे किसमें, किसी मीडियम में, तब जाके इनमें फोर्स होगा Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन, वेयर एप्सिलॉन इज इक्वल टू, वेयर ये जो एप्सिलॉन है ये किसके बराबर है, दैट इज एप्सिलॉन, वेयर एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। सो this epsilon is the absolute permittivity of medium, and this epsilon naught is the absolute permittivity of free space, and epsilon r is the relative electric permittivity of the medium, right? So epsilon by epsilon naught। So, or I can write here, so this epsilon r is equal to epsilon by epsilon naught is equal to k, that is this relative electrical permittivity of medium is also called the dielectric constant, so this is also called this relative। हाँ, तो यहाँ पे लिखते हैं हम this is relative, this ये जो relative electrical permittivity है, this relative electrical permittivity जो है, this relative electrical permittivity जो है, this relative electrical permittivity है is also called as इसको बोलते हैं also called as dielectric constant, इसको dielectric constant भी बोलते हैं, is also called as dielectric constant। तो ये जो relative electrical permittivity of medium है which is equal to epsilon by epsilon naught is which is equal to k, so that is also called the dielectric constant, of the medium, right? So that is k is equal to relative permittivity is equal to epsilon by epsilon naught। तो इसको याद रखो।
हाँ, और इसका वैल्यू क्या होता है, वैल्यू ऑफ के इज, ये जो वैल्यू ऑफ के है, ये वैल्यू ऑफ के इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम, इज डिफरेंट ये डिफरेंट है कहाँ पे, इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम, इन डिफरेंट मीडियम, तो डिफरेंट है ये डिफरेंट मीडियम में, इन डिफरेंट मीडियम, ये डिफरेंट है इन डिफरेंट मीडियम में, तो ये डिफरेंट है इन डिफरेंट मीडियम। फॉर एग्जाम्पल ये वैक्यूम के लिए कितना है, वैक्यूम के लिए 1 है। अब देखते हैं अगर ये वैक्यूम के लिए 1 है तो लेट अस सी if this Columbus law will reduce to the Columbus law in the medium. For example अगर ये वैक्यूम के लिए 1 है, अगर फॉर एग्जाम्पल डायलेक्ट्रिक वैक्यूम के लिए 1 है तो यहाँ से क्या होगा, दैट मीन्स एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, सो इट मीन्स इस एप्सिलॉन के बदले में, इस एप्सिलॉन के बदले में एप्सिलॉन नॉट लगा सकते हैं, तब जाके ये बनेगा कोलंबस लॉ इन वैक्यूम इन फ्री स्पेस। सो एग्जैक्टली, सो ये ट्रू है, राइट। और ये गिलास के लिए और एयर के लिए कितना है, ये फॉर एयर इट इज दिस, for air है, for air this k is equal to, for air this k is equal to 1.006 1.006 और 1. गिलास के लिए for गिलास k is equal to 3 to 4 गिलास 3 to 4। वाटर के लिए 81 है, वाटर के लिए कितना है, वाटर के लिए ये 81 है, राइट। और कंडक्टर के लिए इन्फिनिटी है, ये कंडक्टर के लिए इन्फिनिटी है, कंडक्टर के लिए इन्फिनिटी है। डायलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर, फॉर कंडक्टर k इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी है कंडक्टर के लिए। और जनरली हम बोल सकते हैं ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है विच इज द अनदर नेम ऑफ रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, जनरली इट इज ग्रेटर और इक्वल टू 1, जनरली इट इज ग्रेटर और इक्वल टू 1, जनरली k is greater or equal to 1, generally k is greater or equal to 1। तो k का 0 वैल्यू कभी नहीं हो सकता है, मिनिमम वैल्यू इसका 1 है, या तो ये ग्रेट या तो इसके ज्यादा हो सकता है। सो फोर्स डिक्रीज होता है k टाइम्स, सो दैट्स व्हाट इज कॉल्ड डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो फिर से मैं एक बार ये आज डिस्कस करता हूँ आज क्लास। आज मैंने पढ़ा दिया कि जब दो चार्जेस होते हैं, मतलब कि एट सेपरेशन, जब हम उनको एट ए डिस्टेंस r पे रखते हैं, पॉइंट चार्जेस ऑफ Q1 Q2 को, तो कॉलम ने बता दिया कि इनके दरमियान जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो तब फिर मैंने उसके बाद बता दिया कि जब पार्टिकल्स किस में होते हैं, वैक्यूम में होते हैं या फ्री स्पेस में होते हैं, जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट k इज इक्वल टू 1 है, तो इट मींस उसका ये जो एप्सिलॉन परमिटिविटी या फ्री स्पेस है, अगर यही वाले चार्ज हम किसी और मीडियम में रखते हैं तब जाके उनका फोर्स क्या होगा, उनका फोर्स हो सकता है उस समय उनका फोर्स हो सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, वेयर एप्सिलॉन इज द इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ द मीडियम।